आज एक ऐसे पारिवारिक झगड़े की बात करते हैं जो शुरू में तो बड़ा आम सा लगता है हाँ बिल्कुल। एक परिवार है जो पीढ़ियों से ये मानकर चल रहा है कि पुश्तैनी जमीन पर न भाई उनका हक जन्म से ही तय है। जन्मसिद्ध अधिकार, बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। और मोड़ ये है कि परिवार के मुखिया पटेल हनुमे गौड़ा ने एक वसीयत बना दी थी और अपना हिस्सा परिवार को देने के बजाय किसी और को दे दिया। और यहीं से ये एक बड़ा कानूनी सवाल बन जाता है, क्या कोई पिता अपनी पुश्तैनी संपत्ति में से अपना हिस्सा अपने बच्चों को ना देकर किसी और के नाम कर सकता है? और देखिए, इस पूरी कानूनी गुत्थी को सुलझाने की जो चाबी है वो दो बहुत ही मामूली सी लगने वाली तारीखों में छिपी है। अच्छा। पहली वसीयत लिखी गई 1962 में और दूसरी? वसीयत लिखने वाले यानी पटेल हनुमे गौड़ा, उनका देहांत हुआ 1965 में, मतलब 3 साल बाद। हाँ, और यही 3 साल का फासला इस केस का भविष्य तय करने वाला था। तो जाहिर है परिवार की जिस शाखा को कुछ नहीं मिला वो चुप तो नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। कई सालों बाद 1976 में उन्होंने अपना हक मांगते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। और यहाँ से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। मुझे याद है ट्रायल कोर्ट ने तो परिवार के हक में ही फैसला सुनाया था। हाँ, पहले तो वही हुआ, लेकिन फिर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरा पासा ही पलट दिया। मतलब? उन्होंने वसीयत को सही ठहरा दिया। ये तो किसी कानूनी शतरंज के खेल जैसा हो गया था, जहां हर चाल के बाद नतीजा बदल रहा था। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा। बिल्कुल। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि वो कौन सा निर्णायक तर्क है तो इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और जवाब मिला एक कानून में। कौन सा कानून? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यही था असली गेम चेंजर। एक मिनट, लेकिन ये तो पुश्तैनी संपत्ति थी। आम धारणा तो यही है कि इस पर तो बच्चों का ही पहला हक होता है। सही बात है। ये कैसे हो सकता है कि एक कानून आए और सदियों से चली आ रही इस पूरी व्यवस्था को ही पलट दे? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, 1956 से पहले मिताक्षरा कानून के तहत उत्तरजीविता यानी सर्वाइवरशिप का नियम चलता था। सर्वाइवरशिप, ये थोड़ा समझाएंगी? मतलब इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? हाँ, तो इसे एक तालाब की तरह समझिए। अगर संयुक्त परिवार का कोई सदस्य चला भी जाए तो जो संपत्ति है यानी पानी, वो तालाब में ही रहती थी। अच्छा। और बाकी सदस्यों में बट जाती थी। आप अपनी मर्जी से एक बाल्टी पानी निकालकर किसी बाहरी को नहीं दे सकते थे। समझ गया। आपका हिस्सा आपके बाद परिवार का ही रहता था। बिल्कुल। तो फिर 1956 के कानून ने इस तालाब का क्या किया? उस कानून की धारा 30 ने एक तरह से हर सदस्य के हाथ में अपनी एक बाल्टी थमा दी। दिलचस्प है। उसने कहा कि अब आप संयुक्त संपत्ति में अपने हिस्से का पानी, मतलब अपना अविभाजित हिस्सा, वसीयत के जरिए जिसे चाहे दे सकते हैं। तो मतलब इस एक धारा ने परिवार पहले वाली सोच को बदलकर व्यक्ति की इच्छा पहले वाली सोच को कानूनी मान्यता दे दी। एकदम सही। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी नुक्ते को पकड़ा। उन्होंने कहा कि पटेल हनुमे गौड़ा का देहांत 1965 में हुआ, यानी 1956 का कानून लागू होने के बाद। एग्जैक्टली। इसलिए धारा 30 के तहत उन्हें अपनी संपत्ति की वसीयत करने का पूरा अधिकार था। और एक बार जब उन्होंने वसीयत लिख दी तो उनका हिस्सा उसी को मिलेगा जिसका नाम वसीयत में है, परिवार को नहीं। बस, यानी जो परिवार 1976 से लड़ रहा था, उसे दशकों बाद पता चला कि खेल तो 1965 में ही खत्म हो चुका था। ठीक है, तो कानून के हिसाब से तो वसीयत मजबूत थी, पर परिवार ने भी हार नहीं मानी होगी। जरूर वसीयत पर ही सवाल उठाया होगा। उठाया, बिल्कुल उठाया। परिवार ने दलील दी कि वसीयत संदिग्ध है, उसे सालों तक छुपा कर रखा गया। लेकिन अदालत ने इस दलील को भी खारिज कर दिया, क्योंकि वसीयत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत गवाहों ने आकर अदालत में साबित कर दिया था। अच्छा, तो गवाह भी थे? हाँ, और जब कानूनी सबूत मौजूद हों तो सिर्फ शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो इस पूरे मामले से आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक सीधा और साफ है। ये कभी मानकर मत चलिए कि पुश्तैनी संपत्ति आपको अपने आप मिल ही जाएगी। अगर 1956 के बाद बनी कोई वैध वसीयत मौजूद है तो वो किसी के भी जन्मसिद्ध अधिकार पर भारी पड़ सकती है। आपकी उम्मीदें एक तरफ और कानून एक तरफ। और शायद यही इस फैसले की सबसे गहरी बात है। हमारी पारिवारिक परंपराएं और उम्मीदें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हाँ, जब टकराव होता है तो आखिरी बात हमेशा लिखे हुए कानून की ही मानी जाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि परिवारों के अंदर हमारी अपेक्षाओं और कानूनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला हो सकता है।